नमस्कार एमपी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, आज के शो में आपके साथ मैं हूं श्वेता और जैसा कि आप जानते हैं आपके लिए कार्यक्रम नमस्कार एमपी लेकर आते हैं हम, और इस कार्यक्रम में होती हैं बहुत ही खास चर्चाएं। जी हाँ, साथ ही होते हैं विषय विशेषज्ञ जिनसे आप सीधे रूप से बातचीत कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। और कार्यक्रम सजा होता है कई तरह के रंगों से। जी हाँ, जिसमें होता है विचार, इतिहास, और इसके अलावा हम आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ खास लघु फिल्में दिखाते हैं और कुछ ना कुछ उनसे संबंधित जानकारी देते हैं। तो ऐसा ही कार्यक्रम आज हम लेकर आए हैं, बहुत सारे रंगों से सजा हुआ। आशा करते हैं कि आपका आज का दिन हमारे साथ शुरू हो रहा है और मंगलमय बीते। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं आज की जो दिन की शुरुआत है वो हम करते हैं आज की तिथि से। तो आपको बताते हैं कि आज की तिथि क्या है। जी, विक्रम संवत 2080 के आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। तारीख है 26 जून 2023 और दिन है सोमवार। इसी मंगल कामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम में अब बारी है आज के इतिहास की। तो आइए झांकते हैं आज के इतिहास के झरोके से। जी, आज के इतिहास में खास बात लेकर आए हैं हम आपके लिए और बता रहे हैं कि सन 1838 में बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। सन 1888 मराठी रंगमंच के महान नायक और प्रसिद्ध गायक बाल गंधर्व का जन्म आज ही के दिन हुआ था। सन 1975 भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा आज ही के दिन की थी। दर्शकों जी, ये रहा आज का इतिहास। और मुझे इस इतिहास से एक बात याद आई है, वो ये है कि आज हमारे जितने भी दर्शकों का जन्मदिन है उन्हें दूरदर्शन परिवार की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, अब आपको बताते हैं कार्यक्रम में आज का विचार क्या है, क्योंकि विचार बेहद आवश्यक होता है हमारी सोच के लिए, और इसी विचार को लक्ष्य बनाकर हम आगे भी बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम में आज का विचार क्या है। जी दर्शकों, आज का विचार है शराब आत्मा और शरीर दोनों का नाश करती है, और ये विचार हमें दिया है महात्मा गांधी ने। जी हाँ दर्शकों, आपको बता रहे हैं बहुत ही खास विचार आज हमने सम्मिलित किया है कार्यक्रम में। और जैसा कि आपने देखा कि नशा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को, हमारे जीवन को और आत्मा का नाश कर देता है, और यही बात हम आज हमारे कार्यक्रम में करने वाले हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं आज के विषय विशेषज्ञों से जिनसे आप सीधे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जिससे मुक्ति लेना बहुत आवश्यक है। और ये विषय हमने आज इसलिए चुना है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस हम मना रहे हैं, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए इसी से संबंधित विषय विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। आइए आपका परिचय उनसे करा देते हैं। आज हमारे साथ हैं श्री विक्रांत वर्मा जी। आप समाज सेवी हैं और नशा मुक्ति के लिए बढ़ चढ़कर समाज को नशा से मुक्ति दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्रांत जी। जी, और हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश साहू जी। आप एमडी मेडिसिन हैं कैंसर हॉस्पिटल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साहू जी। जी, डॉक्टर साहब भी काफ़ी लंबे अरसे से नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनकी देखरेख, उनका इलाज भी कर रहे हैं। तो आज ये दोनों विषय विशेषज्ञ हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। अगर आप इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो हमारी फ़ोन लाइंस अगले 1 घंटे तक आपके लिए खुली हैं। हम आपको अपने संपर्क सूत्र बता दे रहे हैं, आप कृपया इन्हें नोट कर लें, और इस गंभीर विषय पर बातचीत करने में आप भी हमारा सहयोग कर सकते हैं, आप भी हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। भोपाल के STD कोड 0755 के साथ आपको डायल करना है 2660049, और दर्शकों एक टोल फ्री नंबर है, यानी कि एक शुल्क रहित नंबर की व्यवस्था भी हमने आप लोगों के लिए कर रखी है, जिस पर कोई भी शुल्क लागू नहीं किया जाएगा, और वो नंबर है 1800-233-0040। ये दोनों ही नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं, आप इन्हें नोट कर लें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मुकेश साहू से बातचीत करना चाहूँगी, और डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक और हम, कि अगर हम बात करें नशा मुक्ति की तो सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि आखिरकार नशा क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। और आज हमारा समाज ऐसे बहुत सारे नशे से ग्रसित है, तो आइए इसी विषय में बात करें। जी, नशा आज 26 जून को नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 7 दिसंबर 1987 को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसका गठन किया था।
और ये ग्लोबल चर्चा का विषय है, एक भीषण त्रासदी ही समझें हम इसको, एक महामारी का रूप ले चुकी है ये जो नशा है। तो ये पूरे ग्लोबल उसको देखते हुए उन्होंने एक गठन किया इसका, और हर 26 जून को इसको मनाने का ये एक पारित हुआ। जी तो जी इसलिए जी। हम नशा मुक्ति के दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। नशा बहुत सारे प्रकार का होता है, मादक पदार्थों का होता है, अल्कोहल है, निकोटीन है, तंबाकू का नशा है, जी बहुत सारे नशे आज के युवा कर रहे हैं, सिगरेट, स्मोकिंग, सारी चीज़ें नशे में आती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये नशा की शुरुआत कैसे होती है और जी कब ये लत में बदलती है। तो सबसे पहले हमको ये देखना ज़रूरी है कि इसकी अगर हम शुरुआत को ही रोक लें तो हम इस पर काबू कर सकते हैं। कि जब बच्चा पहली बार बाहर निकलता है और पहली बार में ही वो नशे का उपयोग करता है किसी भी रूप में, चाहे वो सिगरेट के रूप में हो, चाहे तंबाकू के रूप में हो, या पान गुटखा के रूप में हो, शराब के रूप में हो, क्योंकि ये शौक से शुरू होती है, लत जी में बदलती है और एडिक्शन में इसके बाद ये समाप्ति की ओर ले जाती है। तो नशा हर प्रकार से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर समझदारी के साथ इसे समझा जाए, और साथ ही अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है तो उसे समझाया जाए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उसकी काउंसलिंग की जाए, उसको उसके दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाए, तो हो सकता है कि एक उम्मीद की किरण जागे और वो इस एडिक्शन, इस लत से थोड़ा थोड़ा कदम को पीछे ले जाने की कोशिश करे। तो इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं, और जैसे कि हमारे साथ श्री विक्रांत जी भी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। विक्रांत जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि शुरुआती दौर में आजकल तो बच्चे भी बहुत जल्दी जो है लत लगा लेते हैं कई सारी नशों की और बुरी चीज़ों की। तो अगर ऑन ग्राउंड में बात करूं, जैसे कि आप समाज के लिए आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, तो ऐसे कौन सी चीज़ें आपने देखी हैं जो आज के ज़माने में आपको सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जिनका प्रभाव बच्चों पे पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो भारतीय हमारी खान पान शैली है उसमें ये कहा जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। जी सीधी सी बात है कि घर में अगर कोई बच्चा है, कई बार ऐसा होता है कि उसके पिताजी या घर में जो बड़ा भाई है, कोई बड़े लोग हैं, दादाजी हैं, शाम को घर आते हैं और छोटे बच्चे को ये कहते हैं कि ये लो 5 रुपये 10 रुपये और पास की दुकान से जाके मेरे लिए एक तम्बाकू का पैकेट लेके आ जाइए। होता क्या है कि जो बच्चा स्कूल जाता है और कई बार उस स्कूल के रास्ते में कोई पान की दुकान पड़ती है, तो वो बच्चा वहाँ से आगे बढ़ता है और वो वहाँ पर थोड़ी देर ठिठक कर रुकना भी नहीं चाहता कि मोहल्ले का, गांव का कोई व्यक्ति उसको अगर देखता है तो वो घर में जाके शिकायत कर देगा कि भैया आपका जो बच्चा है वो पान की दुकान पे खड़ा था, पता नहीं क्या बीड़ी खरीद रहा था, सिगरेट खरीद रहा था या पान मसाला खरीद रहा था। उसके अंदर जो हेजिटेशन होता है वो क्या होता है कि वो घर से ही जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अनजाने में उसका हेजिटेशन निकाल देते हैं। क्या होता है कि उसको आपने पैसे दिए, वो दुकान पर गया और उसको ये पता है कि मेरे घर वालों ने मुझे कोई सामान लेने के लिए भेजा है, बीड़ी पान सिगरेट तम्बाकू जो भी है, उसको ये पता है कि कोई देखेगा भी, घर मोहल्ले का रिश्तेदार, तो वो कह सकता है कि मेरे को मेरे पिताजी ने ये सामान लेने के लिए भेजा है। तो धीरे धीरे वो जो उसका डर है वो घर वाले ही ख़त्म करते हैं। फिर जब वो घर लेके आता है, वो पाउच लेके आता है या बीड़ी लेके आता है, धीरे धीरे वो देखता है कि वो पिताजी उसका उपयोग कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, या दादाजी सेवन कर रहे हैं। कई बार घर की जो बूढ़ी, जो पुरानी जो लेडीज़ हैं, वो भी तम्बाकू या इस तरह की चीज़ों का जो सेवन करते हैं, उसको लगता है कि मुझे भी इसको चक्कर देखना चाहिए, ये होता कैसे है। अब होता क्या है कि अगली बार वो क्या करता है कि उसी में से थोड़ा थोड़ा निकाल के वो कई बार छुप के बीड़ी पिएगा या सिगरेट पिएगा, उसी पाउच में से वो निकाल के पान मसाला खाएगा या जर्दा खाएगा। फिर क्या होता है कि जब उसका हेजिटेशन, तो दुकान तक जाने में उसकी जो डर है वो ख़त्म कर चुके हैं घर वाले, अब की बार वो खुद के लिए जाके उसको खरीद के उसका सेवन करेगा। तो जैसे कि कहा जाता है कि परिवार जो होता है वो किसी भी व्यक्ति की जीवन की प्रथम पाठशाला कही जाती है। बिल्कुल। अगर हम कहें कि इस तरह की चीज़ों को घर से ही हमें रोकना चाहिए तो वो एक हद तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये देखने में आया है कि जब वो बच्चा स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है तो उसको एक सिलेबस जो है, उसका जो सिलेबस पढ़ता आ रहा है, उसमें नशा मुक्ति या इस तरह की सामाजिक बुराइयाँ जो हैं या कुरीतियाँ हैं, उसको लेके सिलेबस में कोई भी चैप्टर नहीं, कोई भी पाठ नहीं है। वो फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा और वहाँ से अच्छे नंबर से पास होकर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है। तो मेरा एक समाज सेवी होने के नाते ये पूछना फर्ज बनता है कि जब ये सिलेबस इस तरह के बनते हैं तो क्या उसमें एक चैप्टर इस तरह की सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों का
भी होना चाहिए, जिससे जो बीज उसके बचपन में है, पल रहा है या बढ़ रहा है, वो जिस चीज़ें सीख रहा है, तो उसको भी इस तरह की चीज़ें शुरुआती दौर पे ही उसकी जागरूकता उसके पास होनी चाहिए, जानकारी जी, होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल विक्रांत जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि परिवार ही हमारी प्रथम पाठशाला होती है, और अगर परिवार से ही झिझक मिट जाए बच्चों की, तो वो आसानी से इस जो है ट्रैप में आ जाते हैं, इस जाल में फंस जाते हैं, और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे कि पान मसाला, तंबाकू या इस प्रकार का किसी भी प्रकार का ये जो नशा है, इसका सेवन करने से शरीर पर कई प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि डॉक्टर साहब, वैसे तो किसी विद्वान ने कहा है कि मदिरा पान ही सारी बुराइयों का जड़ है, यानी कि वो परिवार वो आपके शरीर को तो तोड़ती ही तोड़ती है, आपके परिवार को भी तोड़ देती है। तो अगर मैं सारे नशों के दुष्प्रभावों की बात करूं, तो शरीर, मानव शरीर पर उनके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, जो नशा है, जैसे मैं सर से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि सर ने कहा कि प्रथम पाठशाला हमारा परिवार होता है, और अगर परिवार में ही उसका चलन है तो वो हम बच्चों को या अपने घर के दूसरे सदस्यों को नहीं रोक पाएंगे। मेरे पास जितने मरीज आए हैं अभी तक, और जितना मैंने काम किया है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि सबसे पहले हमको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। हम जब तक खुद पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हम दूसरों को ज्ञान नहीं बांट सकते। क्योंकि बहुत बड़ी बात मैं ये कहने जा रहा हूँ कि हम एक अनपढ़ व्यक्ति को समझा सकते हैं, हम एक जो जिसे ज्ञान नहीं है उसको हम उस विषय के बारे में बता सकते हैं, लेकिन जो पहले से एजुकेटेड लोग हैं, जो इस नशे के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, शरीर में क्या इसकी हानि होगी इसके बारे में जानते हैं, आप उनको कैसे समझाएंगे? सही बात। मेरे पास कई मरीज ऐसे आते हैं जो पढ़े लिखे हैं, उच्च संभ्रांत वर्गों से संपर्क रखते हैं, और वो नशा करते हैं, और उनका विड्रॉल करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए बहुत चुनौती का सामना हमें करना पड़ता है कि हम उनको कैसे समझाएं, क्योंकि वो पहले से ही समझदार हैं। तो सबसे पहले हम खुद को समझाएं, उसके बाद हम दूसरों को समझाएं। तो ये खुद का निर्णय ही रहेगा कि हमको ये शराब छोड़ना है, हमको तंबाकू का नहीं करना है, हमें कोई ड्रग्स नहीं लेना है। शरीर में जो दुष्प्रभाव की बात हो रही है, तो शरीर में तो निश्चित तौर पर जो भी नशा है इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम ये समझें कि लोग क्यों नशा करते हैं, उनको इसमें क्या मज़ा आता है, ऐसा क्या होता है कि वो उनको शराब पीने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, या कोई तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहे हैं तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एक थोड़ी देर के लिए सोच के देखें कि आपने शराब के 2 पैग लिए और हमने लिया, उसके बाद नर्वस सिस्टम हमारा ब्लॉक हो जाता है। अब हमें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कई बार लोग अपने गम को भुलाने के लिए नशा करते हैं, कई बार पारिवारिक जो परेशानियां हैं उसके लिए करते हैं, कई बार शौकिया तौर पर करते हैं। तनाव को कम करने के लिए करते हैं, ये कहा जा सकता है। ऐसा तनाव को कम करने के लिए ये सोच बना रखी है, जबकि तनाव उससे कम नहीं होता, बल्कि उसके बाद लेने के बाद तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शरीर में जो दुष्प्रभाव होते हैं, निश्चित तौर पर शराब का जो असर देखा जाता है वो लीवर में देखा जाता है, तंबाकू का असर है वो हमारे फेफड़ों पर देखा जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोक रही हूँ, कई दफ़ा हमें ये भी सुनने में आता है कि हम दवाई के रूप में थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं जी, और ये बहुत ही एक मतलब मुझे कहना चाहिए कि साधारण सा एक वाक्य है कि वो कोई भी नशे का इस्तेमाल करते हैं, और अगर घर में महिलाएं या कोई बच्चे उनसे प्रश्न करते हैं तो, या दोस्त प्रश्न करते हैं तो कहते हैं कि हम दवा के रूप में थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। लेकिन ये दवा के रूप में लेते लेते कब लत का रूप ले लेती है, ये व्यक्ति खुद ही नहीं समझ पाता है। देखिए, मेरे पास कई मरीज ऐसे आए हैं जो नींद नहीं आती उनको, इसलिए वो कफ सिरप का यूज़ करते हैं। अच्छा। कि खांसी की जो सायरप होती है उसमें तो कुछ मात्रा में अल्कोहल होता है, तो इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि उनको उससे नींद आती है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको एक यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं जबलपुर से, हमारे साथ अशोक जी जुड़े हैं। जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर कार्यक्रम नमस्कार एमपी में श्री अशोक जी, आपका स्वागत है। अपना प्रश्न करें, आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं? जी मैडम जी, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ। जी, आप अपना प्रश्न पूछें, हमें आपकी आवाज़ मिल रही है। कि नशे को छुड़ाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, किस प्रकार छुड़ाया जाए, क्योंकि ऐसे तो कोई छोड़ता नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं,
पर वो मानते ही नहीं है। वो प्रेम से किस प्रकार बोला जाए उनको, जिससे क्या क्या नुकसान होता है। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अशोक जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। नशे को छोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो जो नशे करने वालों के घर वाले हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप इन पर गुस्सा ना करें, आप इन पर कोई ताना ना कसें और उनको प्रेम पूर्वक समझाएं। अगर बार बार ताना आप देंगे कि आप ये ऐसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो उससे वो नाराज़ हो जाएंगे और वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। इसके लिए आप प्रेम पूर्वक बात करें, काउंसलिंग करें और एकदम से अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी को कम करते जाएं। अगर आप तंबाकू ले रहे हैं और तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो आप उसकी मात्रा को धीरे धीरे कम करते जाएं। रोज़ एक डायरी बनाएं, डायरी में नोट करें कि आज हमने इतनी मात्रा कम करी है। फलों का जूस लेने से अल्कोहल छोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि आप जितनी प्रकार से फलों का जूस लेंगे, जितना ज़्यादा सेवन करेंगे, वहाँ पर आप अल्कोहल को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अल्कोहल को आप अगर आपको लत है, लगी हुई है, तो उसको और डाइल्यूट करिए और उसकी मात्रा को कम करते जाइए। और धीरे धीरे योगा करना, आपको मोटिवेशन घर से मिलता है। आप ऐसे लोगों के संपर्क में बिल्कुल ना रहें जो आपको उकसाते हों कि चलिए आज हम ये नशा करके आएँ, उनसे दूरी बनाएं। बल्कि ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको उसके नुकसान के बारे में बताएं और आपके साथ प्रेम पूर्वक बात करें। जी, तो इस बिल्कुल। प्रकार आप अपने नशे को छोड़ सकते जी, हैं। बहुत अच्छे कारगर कुछ सिद्ध तरीके आपने बताए। यहाँ पर मैं विक्रांत जी से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया और जैसे कि हमारे कॉलर श्री अशोक जी ने बताया कि उनसे पता चलता है कि वो जागरूक हैं, कि वो किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं और वो किसी व्यक्ति का नशा छुड़वाना चाहते हैं। लेकिन विक्रांत जी, आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि वो नशा कर रहे हैं और वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और ना ही वो उनके दुष्प्रभावों से वाकिफ़ हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज में ऑन ग्राउंड जाकर आप कैसे लोगों को जागरूक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये एक प्रकार का नशा है और इससे आपको दूर रहना है? इसके विषय में कुछ बताएं। देखिए श्वेता जी, ऐसा होता है कि कई बार व्यक्ति किसी, मान लो अगर बात करें कि कोई उसको सर दर्द है, उसको रोज़ सर दर्द होता है, अब वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय मेडिकल स्टोर पे जाता है और एक सर दर्द की दवा लेके आता है। जी, उसको सर दर्द की दवा खाने से उसको आराम मिलता है और कुछ दिन बाद ऐसा भी होता है कि फिर सर दर्द हुआ और वो बिना किसी जानकारी के किसी डॉक्टर से मिले उस दवा का वो सेवन करना पड़ता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो उस दवा का आदी हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि वो अल्कोहल नहीं लेता, उसके जब वो उसके ऊपर मतलब उसके स्मेल नहीं आती उसके ऊपर से, या वो पान बीड़ी या सिगरेट का सेवन नहीं करता, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक प्रकार की दवाओं का, या जिसको कह सकते हैं नशीली दवाओं का, वो एडिक्ट हो चुका है। अब कई बार ये होता है कि उसके दोस्तों को पता रहता है या रिश्तेदारों को पता रहता है, अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता रहता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई हमें क्या करना। लेकिन आप थोड़ा ये सोचिए कि बहुत समझदारी वाली बात है कि किसी बगल के खेत में अगर आग लगी है और हवा का रुख आपके खेत की तरफ हुआ तो निश्चित तौर पे वो खेत आपका भी जलाएगी वो आग। तो आप ये अगर ये सोच रहे हैं कि वो मेरा पड़ोसी है या मेरे दूर का रिश्तेदार है, मुझे क्या लेना देना, समाज की ये पहली जिम्मेदारी है कि उससे बात करके उसको समझाए। देखिए, नशा छोड़ने में जितनी दवाएं कारगर नहीं होती, उतनी ज़्यादा कारगर उसका आत्मबल होता है और उसका मनोविज्ञान होता है, जो पॉजिटिव सोच जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे विक्रांत जी आपको रोकना चाहेंगे, एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप साहू जी जुड़े हैं। जी प्रदीप जी, अपना प्रश्न करें, स्वागत है आपका। हाँ श्वेता मैडम, आवाज आ रही है क्या? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही मैं है। प्रदीप बोल रहा हूँ भोपाल से। जी प्रदीप जी, अपना प्रश्न ये करें। मेरा प्रश्न जो है डॉक्टर मुकेश साहू एमडी से है ना। जी, डॉक्टर मुकेश साहू, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो विभिन्न प्रकार के नशे हैं, जी, और उसमें से अल्कोहल का नशा, जो नशे हैं ये शरीर के किस ऑर्गन्स पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं? माय क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉक्टर मुकेश साहू जी, कि सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गन्स को ये एक्टिवेट करता है कि आदमी हेलुसिनेशन की स्टेज में चला जाता है नशा करने के बाद, और बार बार वो उसको नशा करने के लिए आदी करता है, तो कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? एक तो ये प्रश्न है मेरा। दूसरा ये है, सारे प्रकार के नशों में जैसे ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन है, कौन सा नशा जो है, एक सोशल मीडिया भी एडिक्शन होता है, कौन सा नशा जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है? और जैसे अल्कोहल लिवर को खराब करता है, तो दूसरे एडिक्शन किस चीज को खराब करते हैं, कौन से ऑर्गन्स को खराब करते हैं? तो ऐसा है कि
शराब पहले आदमी पीता, बाद में शराब आदमी को पीता। थोड़ा बताइए डॉक्टर साहब मुझे। जी बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। जो शराब का सेवन करते हैं, सबसे पहले शराब अल्कोहल ब्लड में सर्कुलेट हो करके लीवर में जाती है और लीवर को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। शराब धीरे 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 हमारे मस्तिष्क पर असर डालती है और हमारे सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म करती है। ये एक स्लो पॉइज़न का काम करती है, जिसे हम धीमा जहर कहते हैं। धीरे 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 ये हमारे सोचने समझने की शक्ति को कम करेगी, बेचैनी होगी, एंजाइटी होगी, हमें भूख नहीं लगना, थकान महसूस होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। शराब पीने के बाद व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो उसकी शारीरिक संरचना नहीं, वो उसका जो मस्तिष्क में जो शराब का असर गया है, उसने जो नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर दिया है, इस वजह से उसको ऐसा प्रतीत होता। जो हेलुसिनेशन का काम है, डिप्रेशन है, एग्रेशन है, ये उसकी वजह से आता है। जो आपने कहा कि बाकी के स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग है, जी धूम्रपान, आपका तंबाकू, जी, और आजकल डॉक्टर साहब सिंथेटिक मेडिसिन्स का भी जो है बहुत यूज़ कर रहे जी, हैं। जी, जी। और ये सारे हमारे फेफड़ों पर इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो ब्रोंकाइटिस जिसको कहते हैं, अस्थमा की बीमारी इससे होती है। जो सोशल मीडिया में आजकल चल रहा है और जिसके माध्यम से बताया जा रहा है, अभी बहुत सारे कुछ ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं ये नशे को लेकर के, जो अभी काफ़ी सुनने में आया है, देखने में आया है। हेरोइन जो है एक सबसे खतरनाक नशा है, जो कि हमारे ब्रेन में जाके डोपामिन को रिलीज़ करती है और उसका लेवल इस हद तक बढ़ा देती है कि सोचने समझने की शक्ति पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। हमारा युवा वर्ग ये सोचता है कि मैंने आज बहुत काम कर लिया, आज अब मैं जाके एक सिगरेट पी लेता हूँ। वो ब्रेक करके एक सिगरेट पीते हैं और उसके बाद उनको लगता है अब मैं रिलैक्स हो गया, अब मैं फिर से काम कर लूँगा। ये मिथ है। वो सिगरेट हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाती, बल्कि हमारी कैपेसिटी को कम करती है, हमारी शारीरिक क्षमताओं को कम करती है। हर प्रकार से ये नशा, चाहे अल्कोहल है, चाहे धूम्रपान किया हुआ नशा है, तंबाकू का नशा है, ये हमारे लीवर, हमारे लंग्स, हमारी किडनी, हमारा पैनक्रियाज जिसे अग्नाशय कहते हैं, हमारा मस्तिष्क, इन सारे ऑर्गन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। हमारा शरीर बना हुआ है, इसमें एक डायरेक्टर होता है और एक प्रिंसिपल होता है। बिल्कुल। डायरेक्टर है हमारा हाइपोथैलेमस, जिसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि पूरे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम होती है, उसको हम प्रिंसिपल ग्लैंड बोलते हैं। जो हमारे डायरेक्टर और प्रिंसिपल हैं, ये मिल करके शरीर के पूरे अंगों का संचालन करते हैं। अगर हमारे डायरेक्टर साहब को ही, हमारे प्रिंसिपल साहब तक ही ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, वहाँ तक पूरा अल्कोहल का नशा ख़त्म कर देगा उनके सोचने समझने की शक्ति को, निश्चित तौर पर हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन पर बहुत बुरा प्रभाव आएगा। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने काफ़ी विस्तार पूर्वक हमारे कॉलर प्रदीप जी के सवाल का जवाब भी दिया कि किस प्रकार जो है कौन सा नशा सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है और कौन से अंग पे सबसे ज़्यादा प्रभाव भी डालता है। विक्रांत जी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि हम यहाँ पर नशे मुक्ति की बात कर रहे हैं, नशे से मुक्ति की बात कर रहे हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो अगर मैं बात करूँ कि जब हम देखते हैं कई सारी दुकानों पर बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें बेच रहे होते हैं और नियमों के अनुसार नाबालिग बच्चों से इस प्रकार के उत्पादों का क्रय विक्रय कराना एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसके लिए क्या खास कदम है, क्या जुर्माने हैं, उसके विषय में बताएं और बच्चों को कैसे दूर रखा जाए। क्या आप बच्चों के बीच में जाके उनसे बातचीत करके, कई दफ़ा आपने ऐसे बहुत सारे काम किए होंगे, कोई वाक़या हो तो हमें बताएं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार क्या होता है कि जो सघन बस्तियां होती हैं, जहां पर ये देखा जाता है कि किसी व्यक्ति पर पुलिस बहुत गंभीरता से नज़र रख रही है कि यही व्यक्ति जो है वो नशे का आदान प्रदान करता है या बाहर से लाके नशा बस्तियों में बेचता है, तो कई बार वो ये क्या करते हैं, हमारी कई बार ऐसा देखने में भी आया कि वो बस्तियों के जो बच्चे हैं
उनको वो पहले तो क्या करते हैं, धीरे धीरे नशे की लत लगाते हैं, फिर बाद में उसको ये बताते हैं कि ये अगर नशा तुम सप्लाई करोगे, लोगों को दोगे, तो हम आपको फ्री में ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखा जाता है कि कई बार जो सरकार बाल अधिकारों के प्रति काफ़ी सजग है, बाल अधिकार किसी भी प्रकार से अन्य कानूनी अधिकारों से कम नहीं है, और नाबालिग से नशे के उत्पाद का प्रोडक्शन कराना या उसको बेचना या आवागमन कराना एक बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। और इसका जो प्रभाव है वो निश्चित रूप से बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि जब वो बच्चे नशे का आदान प्रदान करते हैं या बेचने जाते हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि जो उसकी सेम एज के जो बच्चे हैं उनके बीच में जाके उसको ज़्यादा ये उसको पॉपुलर करें, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं किसी बड़े को जाके ये नशा बेचूंगा या कुछ होगा, वो मुझसे मारपीट करेगा, उसको पैसा नहीं देगा, कई बार ऐसा होता भी है। तो वो कोशिश ये करते हैं कि जो उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, या अगर वो खुद स्कूल नहीं जाते तो स्कूल के बाहर खड़े होकर वो किसी भी बच्चों से दोस्ती करते हैं, देखते हैं कि उसके घर की जो फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, आर्थिक स्थिति मजबूत है, वो उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ाते हैं और उस नशे की जो पुड़िया है, जो नशा है, उसको बेचने की प्रयास। मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नंद स्वरूप जी अपना प्रश्न करें। हाँ, नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। जी नमस्कार। मैं जानना ये चाहता हूँ, नशा भी एक सजा है जी। इससे आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक नुकसान भारी मात्रा में पहुँचता है, तो इसको बचाने के लिए जो घर वाले होते हैं या समाज के लोग होते हैं या सरकार के लोग होते हैं, उनको कौन सा कदम उठाना चाहिए इससे मुक्त करने के लिए? जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी विक्रांत जी, मैं चाहूंगी इसका जवाब पहले आप दें और फिर डॉक्टर साहब आप भी कुछ इसमें देखिए क्या होता है कि शासन स्तर पर हर जिले में जो समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी होते हैं जिले लेवल पे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके पास पूरी एक सूची होती है कि किस जिले में, जिस जिले में वो कार्यरत है, वहाँ पर कौन कौन से शासकीय और कौन कौन से अशासकीय नशा मुक्ति केंद्र जो हैं वो खुले हुए हैं। शासकीय नशा मुक्ति केंद्रों में पूर्णतः जो उपचार होता है वो निःशुल्क होता है, और जो प्राइवेट होते हैं वहाँ पर अगर आप जाके मरीज को लेके जाते हैं उपचार के लिए, तो उसमें जो उनकी नॉमिनल फीस है वो उसको वो पे करनी पड़ती है। और आप चाहें तो अपने जो लोकल समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं, आप उनसे संपर्क करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। और दूसरी बात वही है कि परिवार जो है जीवन की प्रथम पाठशाला है। अगर आपके संपर्क में या आपके घर परिवार से कोई व्यक्ति है, आप उसकी घर पे ही काउंसलिंग कर सकते हैं कि उससे क्या दुष्प्रभाव होता है। कि कई बार ये देखने में आता है कि कोई लेबर क्लास का व्यक्ति है, सुबह से शाम तक काम करता है और रात में वो 800 रुपये लेके जब अपनी जो मजदूरी दिन भर की लेके लौटता है और जाके सीधे 400 रुपये इस तरह के जो व्यसन है, शराब या दूसरी चीज़ों पे वो खर्च कर देता है। और जब घर लौटता है तो पता लगता है कि उसकी जेब में कुछ रहता ही नहीं है। जब उसके घर में बात होती है कि बच्चे की फीस जमा करना है या फिर दूसरे अन्य खर्चे हैं, तो वो मारपीट पर उतर आता है। कहीं ना कहीं चीज़ें तो दुष्प्रभाव डालती ही हैं। आर्थिक रूप से भी जो व्यक्ति है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि शारीरिक रूप से जितना व्यक्ति टूट जाता है, उससे ज़्यादा जो उसका परिवार है वो आर्थिक रूप से टूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इन सभी चर्चाओं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बाहर आ रहा है, जिसका जवाब मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब हमें दें। यहाँ पर नशा मुक्ति की बात हो रही है और विक्रांत जी ने नशा मुक्ति केंद्रों का जिक्र भी किया है। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने कार्यकाल में, मैं जानती हूँ कि अवश्य ही किसी न किसी नशा मुक्ति केंद्र में आप गए होंगे और वहाँ पर आपने मरीजों की देखरेख की होगी, उनसे बातचीत की होगी, तो किस प्रकार का अंदर माहौल होता है? क्योंकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनमें से मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं और वहाँ जाने से वो झिझकते भी हैं और सोचते हैं कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को हम वहाँ कैसे छोड़ सकते हैं। आखिरकार वहाँ पर अंदर ऐसा क्या होता होगा? ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ सख्ती बरती जाती हो, बहुत ही सख्त व्यवहार किया जाता हो, भोजन पानी की जो है पूरी तरीके से व्यवस्था होती है कि नहीं होती? तो कृपया करके हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार नशा मुक्ति केंद्र के अंदर किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है और किस प्रकार से उनका इलाज किया जाता है। मुझे एक मौका मिला था नशा मुक्ति केंद्र जाने का, और मैं भी पहले, मुझे पता नहीं था कि क्या क्या वहाँ पर किस टाइप से सारी चीज़ें संचालित होती हैं। और लोगों के मन में ये बड़ी भ्रांतियाँ होती हैं। मरीजों को ये लगता है कि नशा मुक्ति केंद्र के अंदर हमें जाके प्रताड़ित करेंगे, एक कैद खाना जैसा होगा, वहाँ डाल देंगे और वहाँ हमें इंजेक्शन देंगे, हमें हमारे साथ सख्ती से पेश आएंगे। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो बिल्कुल ही दृश्य अलग था। सारे मरीज बहुत ही अच्छे, जो नशे से वहाँ पर उनको रखा गया था, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, घुल मिल रहे थे। देखिए,
सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उनको उस केंद्र तक पहुंचाया कैसे जाए। हम शुरुआत इससे करते हैं। आपके पहुंचाने के लिए आप अपने बहुत सारे, जैसे सर ने बताया कि शासकीय और अशासकीय दोनों तरीके से नशा मुक्ति केंद्र का संचालन किया जाता है। आप उनसे संपर्क करें, वो आपको, आप चाहें तो आप सीधे भी वहाँ पर डायरेक्टली जा सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपको लेने भी आएंगे। और वहाँ जाने के बाद सबसे पहले उस मरीज का परीक्षण किया जाता है, सारे इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किया जाता है और सारी जांचें की जाती हैं कि ये किस नशे से ये व्यक्ति यहाँ आया है। क्या वो शराब का एडिक्ट है, या कोई हेरोइन या कोकीन या ब्राउन शुगर का एडिक्ट है, या उसको किसी तंबाकू का एडिक्शन है, किस चीज़ का एडिक्शन है। उसको देखते हुए वहाँ जो डॉक्टर हैं वो उसके पूरे स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं। उसके बाद उसका इलाज शुरू किया जाता है। पहले शुरुआत के 10-12 दिन का समय जो होता है वो विड्रॉल का टाइम होता है। ये 2-3 चरणों में इसका संपन्न होता है। ये पहला चरण होता है विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल में डिटॉक्सिफाई करते हैं पूरे शरीर को और कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके साथ उसका इलाज किया जाता है, जिसमें कि फलों का जूस और सारे जितने भी हमारा बैलेंस डाइट, एक डाइटिशियन होंगे, उसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। डॉक्टर दवाएं देंगे। ये सारी चीज़ों के साथ उसका इलाज शुरू होता है। इसके बाद उसका 10-12 दिन के बाद उसका काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होता है। काउंसलिंग में उसको योगा कराना, मोटिवेशन, बहुत सारी गतिविधियाँ जिसमें खेल कूद है, उसका फिज़िकल एक्टिविटी है, इसके बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ऐसे करके ये 12-15 दिन 20 दिन में ये सारी चीज़ें संपन्न हो जाती हैं। कुछ मरीजों को ये इसमें टाइम लगता है और ये कुछ दिन ज़्यादा होता है। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, मरीज को एडिक्शन एक दिन में नहीं हुआ। मरीज यहाँ तक एक ही दिन में नहीं आया है, तो इसके रिज़ल्ट के लिए भी उसको एक ही दिन में इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसके लिए हमको धैर्य का रखना ज़रूरी है और अपना आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले जैसे सर ने कहा कि ये शुरुआत घर से ही होती है। घर वालों का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मानव जीवन का दूसरा नाम अगर देखा जाए तो संघर्ष है और हमें हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए अगर हम धैर्य जैसे अस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं तो हम बेशक अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया और विक्रांत जी भी हमें बता रहे हैं कि जागरूकता होना बेहद आवश्यक है। पहले तो हम जागरूक हो जाएं कि हम किस नशे के आदी हैं और इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, और उसके बाद एक दिन में अगर हम नशा करना नहीं सीख रहे हैं तो उसे छोड़ना भी हम एक दिन में नहीं सीख पाएंगे। इसके लिए समय लगता है। और दर्शकों, यहाँ पर विक्रांत जी से पूछना चाहेंगे, जैसे कि विक्रांत जी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं समाज की, और नशा जो है हमारे समाज को पतन की ओर ले जाता है। और अगर हम देश के युवाओं की बात करें तो युवा पीढ़ी आने वाली सुनहरे भविष्य को संवार रही है, लेकिन कई ऐसे युवा भी हैं जो नशे की लत में डूबे हुए हैं। अगर मैं बात करूं महिलाओं की, अगर मैं बात करूं बच्चों की, क्या कुछ जागरूक कार्यक्रम आप कर रहे हैं, उसके विषय में बताएं। देखिए, हम इस क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, जिसमें भारत शासन द्वारा जो निर्धारित एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं आकांक्षी जिले, जिसमें मध्य प्रदेश के 8 जिले आते हैं, जिसमें गुना है, राजगढ़ है, विदिशा है, खंडवा है, दमोह है, सिंगरौली है। उसमें से लगभग 4 से 5 जिलों में हम लोगों ने अवेयरनेस कैंप और वर्कशॉप्स का आयोजन किया है, जिसमें हम स्लम्स एरिया के जो लोग हैं उनको बुला के एक जो हॉल होता है, मीटिंग हॉल होता है, कम्युनिटी हॉल होता है, वहाँ पे 100 से 125 लोगों की एक गैदरिंग करते हैं। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग फील्ड के, उसमें कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, कुछ उसमें इस प्रकार के जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो उन्हीं के बीच की बस्ती के लोग होते हैं, जिनकी वो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो उनकी बातें सुनते हैं। उनको बुला के वहाँ पे हम सेशन रखते हैं 2 से 3 घंटे का, वहाँ पूरी बात रखते हैं। और उनसे वहाँ पे एक रजिस्टर में हम लोग ये भी बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा जो जिसके घर में कोई व्यक्ति जो नशे से पीड़ित है, वो अलग से आके उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखवा सकता है। उसका नाम और पता बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। अलग से हम उसकी काउंसलिंग करेंगे उसके घर पे आके, और काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस मिलता है। कि जैसे कई बार ये होता है कि जो युवाओं की आपने बात करी जी, तो युवाओं के साथ क्या होता है कि आज जो तेज़ी से जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है और एक पूरी जो दुनिया है वो एक छोटे से गाँव में तब्दील हो चुकी है।
कोई भी जानकारी आज पलक झपकते ही आप यूरोप से लेके इंडिया या यूरोप दूसरे कंट्री में अगर देखें कोई भी घटना होती है, पलक झपकते ही हमारे मोबाइल पर वो आ जाती है। तो पूरी जो दुनिया है छोटे से गांव का रूप ले चुकी है। इसका दुष्प्रभाव ये है कि उसी जो सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, वही सोशल मीडिया के माध्यम से आज के युवा नए नए प्रकार के नशे की जो चीज़ें हैं उसका किस तरह से उपयोग किया जाए, उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पे वो उपलब्ध है, वो तो आजकल कुरियर के माध्यम से उपलब्ध हो जाती है। आसपास के जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर भी बिकने के लिए तैयार रहती है। तो आज के युवा जो है सोचते हैं कि उसको आगे बढ़ने की होड़ है, कंपटीशन का टाइम है, तो वो सोचता है कि मुझे आगे बढ़ना है तो कोई ऐसी दवा लीजिए जाए जिससे मैं रिलैक्स हूँ। धीरे धीरे क्या होता है वो नशे की तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी युवा जब पुलिस या अन्य सुरक्षा बलों का जो फिजिकल टेस्ट होता है तो क्या वो नशा करने के बाद उसका शरीर इस लायक बचेगा 1 साल 2 साल बाद कि वो जाके उस फिजिकल टेस्ट को पास कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो जिस तरह का नशा ले रहा है कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से उसको धीरे धीरे कमजोर कर रहा है और वो वहाँ जाके वो डेफिनेटली फेल्यूर होना है। तो हम वहाँ पर उस वर्कशॉप और कार्यशाला के माध्यम से उन लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि जिसको आप आज दवा के रूप में ले रहे हैं वो एक्चुअली दवा नहीं, वो एक धीरे धीरे से एक नशा है जो आगे चल के कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही देगा, आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात विक्रांत जी आपने यहाँ पर युवाओं से की है कि अगर आप आगे बढ़ने के लिए कुछ नशीली या सिंथेटिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित नहीं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि नशा मुक्ति दिवस आज के दिन मनाया जाता है और इसी दिवस को आज हम कार्यक्रम नमस्कार एमपी में मना रहे हैं। अगर आपके इस विषय से संबंधित कोई सवाल है तो फ़ोन लाइन्स ओपन है। 0755 भोपाल के STD कोड के साथ डायल करना होगा 2660049 और एक टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दोनों ही लाइंस आपके लिए ओपन है। डॉक्टर मुकेश साहू हमारे साथ हैं और श्री विक्रांत वर्मा जी हमारे साथ हैं। आप दोनों विषय विशेषज्ञों से कुछ भी पूछ सकते हैं इस विषय से संबंधित। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी मरीज़ को दुष्प्रभावों के बारे में भी मालूम है, जैसे कि आपने कहा कि अशिक्षित व्यक्ति को समझाना आसान होता है, परंतु शिक्षित व्यक्ति को उसके दुष्प्रभावों से अवगत कराना, साथ ही उसके दुष्परिणामों के बारे में बताना मुश्किल होता है। तो काउंसलिंग के कितने सेशंस लगते हैं किसी एक व्यक्ति को इससे समझाने में, और क्या प्रोसीजर होता है, आप थोड़ा बताएं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है। अब जैसे एक मरीज मेरे पास आए थे अल्कोहल विड्रॉल के लिए जी। और वो उच्च शिक्षित थे। उनको मैंने समझाया कि साहब इसके ये दुष्प्रभाव हैं, उन्हें पहले से ही ज्ञात था और वो चाह भी रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने उसको बहुत अच्छे से कम कर लिया और धीरे धीरे अभी वो बहुत, उनको डायबिटीज़ था, उनको ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें थी। उनको बताया गया कि भाई अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेंगे तो इससे आप खुद जानते हैं कि आपको इससे लीवर का कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है, टीबी हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें उनको 2-4 सेशन, 5-6 सेशन के बाद उन्होंने धीरे धीरे कम कर लिया। सवाल ये उठता है कि आपको जब मालूम है कि हमको गुटखा खाने से हमारी माउथ ओपनिंग कम हो रही है। मेरे पास जितने मरीज आते हैं गुटखा खाने के बाद, कई मरीज आए, एक पुलिस विभाग में एक बहुत अच्छे पद में कार्यरत हैं, उनको मैंने 3 साल पहले मना कर दिया था कि अब ये अलार्मिंग है, अब आप नशा करेंगे तो फाइब्रोसिस आपको हो सकता है। उन्होंने कहा साहब मैं, ये मिथ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा साहब मैं एक चुटकी बस थोड़ा सा रखता हूँ मुंह में और उसको अंदर नहीं लेता, मैं तुरंत उसको थूक देता हूँ, तो अब तो ये अंदर जाएगा ही नहीं। लेकिन ये उतना ही घातक है जितना आप 10 ग्राम भी अंदर रखें, 20 ग्राम अंदर रखें या एक चुटकी रखें। अगर आपके तंबाकू अंदर गया तो उसने आपकी पूरी सलाइवा को, आपका पूरा म्यूकोसा को, आपके पूरे माउथ ओपनिंग को कम करेगा और फाइब्रोसिस होगा। धीरे धीरे 3 साल तक उनके आफ्टर 3 इयर्स उसके बाद उनको फाइब्रोसिस हुआ। उसके बाद उनका सर्जरी की गई, उनका ऑपरेशन हुआ। सबसे घातक बीमारी होती है गुटखा खाने वाले लोगों के साथ, क्योंकि मुंह का कैंसर ऐसा कैंसर है जिसमें आप अगर एक बार ऑपरेशन हो गया उसके बाद खाना पीना आपके साथ बहुत कम हो जाता है, माउथ ओपनिंग कम हो जाती है,
जिसकी वजह से अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम है, कोई दांतों में समस्या आती है, तो आप आपके दांतों के डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो भी देखेंगे तो उसमें माउथ ओपन करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट डालना पड़ेगा। तो ये इतनी भयावह समस्या है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। आप उस स्थिति तक क्यों पहुंच रहे हैं, जब हमको मालूम है कि तंबाकू का सेवन करने से इतनी दिक्कतें आ सकती हैं। अच्छा, एक विडंबना और है जो आजकल बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। पहले ये नशा सिर्फ बहुत अधिकतर पुरुषों में देखा जाता था और बहुत कम महिलाओं में देखा जाता था। मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा इस चीज़ में, आज की तारीख में महिलाएं बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही हैं, बल्कि अब रेशो पहले अगर 50 और 10 का था तो अब 50 और 40 का हो गया है। महिलाएं उतनी ही मात्रा में शराब का सेवन कर रही हैं, उतनी ही मात्रा में अपना धूम्रपान कर रही हैं, तंबाकू कर रही हैं, तंबाकू का सेवन कर रही हैं। कई महिलाएं का ऑपरेशन हो चुका है, कीमोथेरेपी हुई, रेडियोथेरेपी हुई और उसके बाद उनका जीवन थोड़ा सामान्य हुआ। हम ऐसे सर्वाइवर्स को भी मरीजों के साथ बिठाते हैं जो नए मरीज आए हैं, ताकि उनसे प्रेरणा मिल सके। मेरा कहना ये है कि हम महिलाओं के लिए भी एक हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अपील करता हूँ, आप बिल्कुल बराबरी करें। बहुत अच्छी बात है, आप हमारे देश की शान हैं, आप ही से देश चलना है, लेकिन आप इस गलत जगह क्यों जा रहे हैं, सब जानते हुए भी कि ये एक नर्क की जगह लेके जाएगा। और अपराध यहीं से शुरू होते हैं। अगर आपका मानसिक स्तर अगर उस ठीक नहीं है तो आप कहीं भी प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। और मैं अपील करना चाहूँगा, मैं एक शिक्षक भी हूँ, मैं कई मेडिकल कॉलेज में लेक्चर भी देता हूँ। मैंने देखा है कई जगह, और भी मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ जो शिक्षक हैं उनको भी मैंने देखा कि वो धूम्रपान कर रहे हैं। जब शिक्षक ही धूम्रपान करेगा तो वो हम स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगे? हम अपने तो हमें यहाँ से भी शुरुआत करनी है कि हम खुद एकजुट हों। शिक्षकगण पहले अपने आप को संभालें, अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि हमें नहीं करना है। ये धीरे 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 धीरे। अच्छा, अभी मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आए हैं जो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी बॉडी बड़ी अच्छी बनी हुई है, उन्होंने मसल्स बना लिए हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, डाइटिशियन जो के अकॉर्डिंग लेते हैं, लेकिन सिगरेट लेते हैं, वो तंबाकू लेते हैं। तो इसमें और ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि आपने प्रोटीन डाइट ले लिया, आपने जिमिंग कर ली, आपने एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपके शरीर के ऑर्गन्स और कमज़ोर होना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे वो ख़त्म होने की कंडीशन में होंगे। तो मेरी अपील है उन सभी युवाओं से, उन सभी शिक्षक गणों से, आज का दिन जो हम सर ने इतनी अच्छी बात बताई कि घर से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए, तो आज मैं अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ सारे डॉक्टर से और सभी से कि आप जहाँ भी रहें इस नशे के खिलाफ आवाज़ उठाएं। पैसिव स्मोकिंग भी एक पैसिव नशा, ये तो एक्टिव हो गया। पैसिव का मतलब होता है कि मैं तो नशा नहीं करता लेकिन मेरा साथ वाला नशा कर रहा है, वो जो स्मोकिंग कर रहा है उसका जो धुआं मेरे पास आ रहा है, तो मैं भी उतना ही उसमें मेरे लंग प्रभावित होते हैं। तो उससे भी बचें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और डॉक्टर साहब ने जैसे समझाया कि एक चुटकी नशा भी अगर आप करते हैं तो वो पूरे शरीर को ख़राब कर देता है। इस बात को इस प्रकार से समझिए दर्शकों कि एक छोटी सी गोली आप दर्द के लिए लेते हैं तो वो पूरे शरीर में आपको जो है आराम पहुंचाती है। वैसे अगर आपने एक चुटकी जहर या एक चुटकी इस प्रकार का कोई नशा किया तो वो भी आपके पूरे शरीर को प्रभावित कर देगा। इसीलिए मात्रा जो है, आप इस बात को संतुलन देखिए किस प्रकार का ईश्वर ने बनाया है कि एक छोटी सी गोली आपके पूरे शरीर को आराम दे देती है। इसीलिए अब आप नशे से दूर रहने की इस छोटी सी बात को याद रखें। और बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ हमें डॉक्टर साहब ने इस विषय में बताया कि किस प्रकार से पूरे शरीर में अलग अलग अंगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। जहां आप तनाव रहित होना चाहते हैं वहीं तनाव आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा जगह ले लेता है और पारिवारिक बर्बादी भी नशे से देखी गई है। विक्रांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि जागरूक शिविर आप करते हैं, जागरूकता शिविर आप लोगों के बीच में करते हैं, उन्हें समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, महिलाओं को समझाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इस नशे की उपलब्धता की, जैसे कि शुरुआत में आपने इस विषय पर बातचीत की थी, प्रकाश डाला था कि आसानी से उपलब्ध हो जाना,
सबसे बड़ा कारण तो यही है कि ये नशा हमारे बीच में आ कैसे रहा है, क्योंकि छोटी छोटी दुकानों पर, गली मोहल्लों में कहीं ना कहीं ये आसानी से उपलब्ध हो रहा है। एक तो उपलब्धता इसका सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो कि समाज को पतन की ओर ले जा रहा है। और दूसरा आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाएं किस प्रकार से परिवार को बचाने के लिए मदद कर सकती हैं, क्या इस विषय में भी आप जागरूकता शिविर करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है श्वेता मैडम। जी। देखिए क्या होता है कि कई बार हम जब बस्तियों में जाके बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उसमें हमने एक चीज़ ये समझ में आई है कि जो एक रिसर्च है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये कहता है कि जो महिला अपराध जो होते जी। हैं उसमें 80 से 90% जो अपराध किए जाते हैं वो नशे की हालत में किए जाते हैं। जी। तो इसमें ये देखा गया है कि जब इस तरह के अपराध होते हैं तो जो नशे की उपलब्धता की बात हो रही है, तो आपने देखा होगा कि पहले जब कोई भी मेडिकल स्टोर होता था, हमें लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर जाके वहाँ से हमें मेडिसिन लानी पड़ती थी। लेकिन आजकल जो मेडिकल स्टोर है वो हर गली मोहल्ले में खुल गए। जो मेडिकल स्टोर के संचालक है उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो इस तरह की जो दवाएं हैं जो डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेची जाती हैं वो उसको बिल्कुल भी ना बेचे। क्योंकि होता क्या है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जो दवाइयाँ होती हैं वो कई बार क्या होता है कि कोई भी पत्ता अगर 100 रुपये का आता है तो उसको वो 400 रुपये में ज़्यादा मुनाफे की लालच में वो किसी बच्चे को या किसी युवा को बेच देते हैं। लेकिन उसका दुष्प्रभाव आगे क्या होने वाला है, दुष्परिणाम क्या होने वाला है, वो ये नहीं सोचता। तो ये एक उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, पहली बात। दूसरी बात, जो पान की दुकान या ऐसी दुकानें जहाँ पे शराब बिकती है, वो जो किशोर वय बालक या बालिकाएं हैं उनको बिल्कुल भी वो एंटरटेन ना करें। वहाँ पर जो चेतावनी के बोर्ड लगे रहते हैं कि अवयस्क बच्चे को, किसी भी प्रकार के नाबालिग बच्चे को पान तंबाकू के जो उत्पाद है वो नहीं बेचे जा सकते। लेकिन वो उसके विपरीत जाकर उसी बच्चे को वो पान मसाला बेचते हैं, बीड़ी सिगरेट बेचते हैं। कई बार जो शराब की दुकानें होती हैं वहाँ पर कोई भी युवा साइड में खड़ा होकर बच्चे को पैसे दे देता है कि जा मेरे लिए फलाना चीज़ें लेके आ जा। तो वो दुकानों वालों से भी मैं ये निवेदन करता हूँ कि नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भारत का भविष्य है उसको आगे बर्बाद ना करें। जी विक्रांत जी, एक चीज़ और देखी जाती है आमतौर पर, जैसे कि हम जब यात्रा करते हैं, अगर हम ट्रेन्स की बात करें, बस स्टैंड्स की बात करें या हम चौराहों की बात करें, तो कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि मैंने भी कई बार देखा है कि बच्चे जो हैं किसी चीज़ को सूंघते रहते हैं, नशा करते रहते हैं और ऐसे लहरा कर चलते हैं और बार बार राहगीरों से पैसे भी मांगते हैं। तो इसके विषय में बताएं और मैं जानना चाहूँगी कि क्या उन्हें पैसे देना सही है, क्योंकि क्या वो इससे नशे की कुछ ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं जो आसानी से उपलब्ध तो हो रही हैं, जैसे कि कई बार देखा गया है कि ट्यूब टायर पंचर बनाने वाली चीज़ों का भी बच्चे नशा करते हैं। तो कैसे ये समाज किस दिशा में जा रहा है, कुछ इस विषय में बताएं। देखिए क्या होता है कि जो रैक पिकर्स होते हैं, जो कचरा बिनने वाले जिनको कहा जाता है, कि भारत शासन द्वारा बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई जाती हैं जो रैक पिकर्स बच्चों के लिए होती हैं। कि अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा दिखता है रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे दिखता है, किसी फुटपाथ पे, चौराहे पे दिखता है, उसको रेस्क्यू करने के लिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से आप संपर्क कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर जो रैक पिकर्स के लिए जो इस तरह की रिहेबिलिटेशन सेंटर बने हैं जहाँ पे बाकायदा बच्चों को रखा जाता है, उनको अलग अलग सेशन दिए जाते हैं डेली बेसिस पे। सुबह टाइमली उनको नहा धो के उनको योगा कराया जाता है, एक्सरसाइज कराई जाती है, पढ़ने के लिए किताबें दी जाती हैं, उनको वहाँ पे नाश्ता दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, वहाँ मनोरंजन के लिए टीवी लगा रहता है। और धीरे धीरे वो रैक पिकर्स जो बच्चे होते हैं वहाँ उनको धीरे धीरे रिहेबिलिट किया जाता है कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो एक आम नागरिक का भी ये कर्तव्य बनता है कि जब वो किसी बच्चे को देखे तो वो टोल फ्री नंबर जो भी रहते हैं स्थानीय स्तर पर, उस पर वो कॉल करके उसको रिहेबिलिट करें, उसको रेस्क्यू करें और उस जो भी आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर से वहाँ तक उसको छोड़ कर आएँ। और समय समय पर जानकारी लेते रहें कि जो बच्चा मैं छोड़कर गया था उसकी स्थिति क्या है। अगर उसकी स्वयं मदद कर सकते हैं, संसाधन से मदद कर सकते हैं, तो वो मदद निश्चित तौर पर एक आम नागरिक को करनी चाहिए। जी, और ये हमारा नैतिक दायित्व भी है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जानकारी दी विक्रांत जी ने। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हमें डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने यहाँ पर महिलाओं की बात की कि एक आंकड़ा निकल कर आया है कि महिलाएं भी जो हैं बहुत नशे की आदी हो रही हैं और लत पड़ रही है उन्हें। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, स्पेशली महिला दर्शकों को बताएं कि किसी भी प्रकार का नशा अगर वो करती हैं तो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो एक नए जीवन को जन्म देने की
क्षमता रखती हैं और ये ईश्वर ही उनके लिए एक तोहफा है। ऐसे स्थिति में अगर वो नशे की आदी होती हैं तो उनके बॉडी पार्ट्स पे तो जैसे कि लीवर पर असर हो रहा है, फेफड़ों पर पड़ रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी पर जो असर पड़ेगा उसके विषय में बताइए। देखिए, महिलाओं के लिए नशा करना एक जहर लेने खाने के जैसा है। जी इनका बहुत विपरीत प्रभाव इनके शरीर पर पड़ता है, क्योंकि जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये माहवारी है, ये डिस्टर्ब होती है, हार्मोनल डिस्टरबेंस इससे होते हैं, जिससे कि पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं, इससे ये समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके बाद महिलाओं में ज़्यादा नशा करने के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण माइग्रेन की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। जी जी जी। ओवर स्ट्रेस, तनाव ज़्यादा लेना, नींद का ना होना, घर परिवार की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी, उसके बाद नशा, नशे से होने के बाद जो उसकी एबनॉर्मल जो सिम्टम्स आएंगे, विसंगति आएगी, वो पूरे शरीर में चिड़चिड़ापन, थकान, ये सारी चीज़ें, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महिलाओं में देखी जाती हैं। मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा माताओं बहनों से कि नशा करने के पहले आप एक बार ज़रूर इतना चिंतन मनन कर लें कि आपको एक नए पीढ़ी को जन्म देना है। आपको आप ही से परिवार है, आप ही से घर है, आप ही से समाज है, आप ही से देश है। आप इस भारत देश की, हिंदुस्तान की, पूरे दुनिया की बैकबोन है। अगर हमारे घर की रीढ़ की हड्डी हैं आप, अगर बैकबोन है, अगर बैकबोन ही कमज़ोर हो जाएगा तो ये परिवार कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। एक मेरे पेशेंट थी, वो तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा करती थी। उनका बहुत समझाने के बाद उन्होंने उसको स्वीकार किया, बहुत मुश्किल से उन्होंने अपना ऑपरेशन कराया, आज बहुत अच्छा जीवन जी रही हैं। वो मिसाल हैं, ऐसे लोग मिसाल बनते हैं उन मरीजों के लिए जो कि ये सेवन करते हैं। महिलाओं के लिए निश्चित तौर पर ये एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि आज हमारे पास जो मरीज हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, ये थर्ड फेज़ में हमारे पास डॉक्टर के पास अपनी शिकायत लेके आते हैं। जैसे कि अभी सर ने बताया कि मेडिकल स्टोर जाके वो दवा अपने सर दर्द की दवा ले ली और उन्होंने खा लिया, सर दर्द बंद हो गया। देखिए, सर दर्द क्यों हो रहा है, पेट का दर्द क्यों हो रहा है, वो दवा की दुकान जो केमिस्ट है वो नहीं समझ पाएगा। हो सकता है उसको अपेंडिक्स हो सकता है उसको गॉल ब्लैडर का दिक्कत हो सकता है उसको कुछ और हो सकता है उसको सिंपल एसिडिटी हो। लेकिन दवाई के दुकान वाले ने तो सिर्फ आपको एक दर्द को ख़त्म करने की दवा दी है। मरीज 3 दिन 5 दिन खाता है, उसके बाद जब वो सिम्टम ठीक हो जाता है उसके बाद खाना बंद कर देता है। लेकिन अगर कोई विसंगति शरीर के अंदर है वो फिर से आएगी महीने भर बाद, 2 महीने बाद, तब तक और देर हो चुकी होती है। दूसरा, मैं विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग गूगल सर्च करके दवाओं का इस्तेमाल, यूट्यूब देख के दवाओं का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस तरीके से अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो ये भी एक प्रकार का नशा हो जाता है, क्योंकि हमें उन दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में नहीं पता होता और हम उनकी लत लगा लेते हैं। तो दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम दोनों ही विषय विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए, मुकेश जी, विक्रांत जी, और आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी नशा मुक्ति से संबंधित। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और इस गंभीर विषय पर अब चर्चा भी करेंगे और परिवार से ही वो चर्चा शुरू होगी। दर्शकों, कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है आपसे अनुमति लेने का। आपसे मुलाकात होती रहेगी। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप रात्रि 8 बजे आज ही देख सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहेगा। आप डीडी मध्य प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर जाके ये कार्यक्रम देख सकते हैं। अब इसी बात के साथ मुझे यानी श्वेता को दीजिए इजाज़त। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।